हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सी प्लस प्लस को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम अपनी सी प्लस प्लस पूरी करेंगे, उसके बाद हम अपनी जावा को कंप्लीट करेंगे। तो सी प्लस प्लस का आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले आपका सूडोकोड एंड फ्लो चार्ट आ चुका है, बट ये आपका फर्स्ट लेक्चर इसलिए है क्योंकि हम इसमें इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। तो ये चैप्टर का नेम आपका होने वाला है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कमेंट्स वगैरह एंड और भी सारी चीजें, वो आपको साथ के साथ ही पता चलेगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से करनी है क्योंकि ये नींव है। अगर यहीं से आप सारी चीजें सीखना शुरू कर दोगे तो अच्छे से सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अगर नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आगे की सारी चीजें आपके सिर के ऊपर को चली जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठना है, सारी चीजों को ड्राई रन करके देखना है, अच्छे से सारी चीजों को समझना है। और जो आपकी इससे पहली वीडियो थी सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, वो आपकी जावा के लिए भी है और आपकी सी प्लस प्लस के लिए भी है, क्योंकि सेम ही चीजें होती है फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड में। और दोनों की, सी प्लस प्लस की और जावा की, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप जाके देख सकते हो। बट जावा में अभी सूडो कोड वाली वीडियो मिलेगी क्योंकि जावा सी प्लस प्लस के बाद स्टार्ट होगी। तो अगर किसी को नहीं पता कि कैसे ये सीरीज चलने वाली है, क्या क्या होने वाला है, तो वो हमारी फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकता है, जिसमें हमने बता रहा है कि कैसे आपके लेक्चर आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हो, और बिल्कुल हिम्मत के साथ बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके और स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग को। तो अभी से हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सूडो कोड और अपना फ्लो चार्ट। तो आई होप आप लोगों ने वे क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीजें इंस्टॉल करनी होगी, चाहे जावा हो चाहे सी प्लस प्लस हो। वीएस कोड तो आप इंस्टॉल करोगे ही करोगे, वहीं पर हम कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, ये कोड एडिटर हो गया। इनके साथ एक कंपाइलर भी करना पड़ेगा, जो हमारा होता है सी प्लस प्लस के लिए बिंजीडब्ल्यू, और हमारा जो होता है जावा के लिए होता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं अपना मिंजीडब्ल्यू। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक तो विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको एक लिंक। इस लिंक को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट कर देना, सिंपल वही पेज खुलेगा जहां से हम आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये विंडोज के लिए है और ये मैक के लिए है। अगर विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो इस पे जाके आप क्लिक करना, विंडोज के लिए डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको आप मैक में वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप इसको डाउनलोड कर लोगे और यहाँ पे आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में इसलिए मैं आपको नहीं करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद एक सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है मिंजीडब्ल्यू, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक यूट्यूब का लिंक दे रखा है, आप इस पर जाना और यहाँ पर कॉपी करके इसको अपने गूगल पर पेस्ट कर देना। वो वीडियो आपके लिए ओपन होके आ जाएगी और वहां जाके आप इस वीडियो से इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल ही प्रोसेस है, बट मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर क्योंकि मेरे सिस्टम में है, फिर मैं बार बार डिलीट करूंगी, आपको समझाऊंगी, पता नहीं कितनी बार पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए मैं बार बार इंस्टॉल करके नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ से जाके पक्का आपको इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पूरी वीडियो देखी है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बिल्कुल एक एक चीज देखी है कि अच्छे से वहां पर इंस्टॉल करवाया है क्या। अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मैक के लिए, जो मैक यूजर्स है उनके लिए ये वाला लिंक है, वो यहाँ से जाके कर सकते हैं। और ये जो अगर आप पर नहीं होता है, अभी अभी इंस्टॉल नहीं होता, अभी अभी वीडियो करनी है बिल्कुल, तो आप रेपलिट का यूज कर सकते हैं। एक कंपाइलर है जहाँ पे जाके आप कोड लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि रेपलिट का ही यूज करो, आप यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर लिख सकते हो। ऑनलाइन कंपाइलर आपके लिए आ जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ ऑनलाइन कंपाइलर सी प्लस प्लस, जहाँ पे आप फर्स्ट वाले पर चले जाना, प्रोग्रामिज्म वाले पर, और यहाँ पे जाके आप अपना सी प्लस प्लस का कोड लिख के अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वरना तो आप रेपलिट पे जाके भी कर सकते हो। अभी रेपलिट पे मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे होता है। यहाँ पे चलते हैं रेपलिट पर, रेपलिट। ठीक है, रेपलिट करके एंटर कर देते हैं। थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पे चले जाते हैं इसके फर्स्ट लिंक पर।
ठीक है, फर्स्ट लिंक पर जाने के बाद ये मेरा ओपन होके आ गया। ठीक है, आप साइन अप वगैरह कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड यहाँ पे जाके नीचे जाके चेक करते हैं इसको। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम लॉगिन। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे। और मैं कर रही हूँ इसको गूगल से लॉगिन कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके एक बार मैं देख लेती हूँ, वेबसाइट नहीं चल रही, कोई बात नहीं, ये होने लग रहा है। यहाँ पे जाके मैं बैक कर लेती हूँ। JDB कंपाइलर भी अच्छा होता है, यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो C++ का कंपाइलर ओपन होने लग रहा है। ये रेपलिट के लिए ऑन हो गया। ठीक है, रेपलिट पे अगर आपको कोड करना है, C++ का कोड करना है, तो आप जा सकते हो यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपका पब्लिक है, व्यू ऑल करके आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या चीजें। यहाँ पे जाके आपको कर देना है क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्रिएट रैपल वगैरह करने के लिए, वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बिल्कुल न्यू अकाउंट खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले काम कर रखा है, तो चूज अ टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, मुझे करना है C++ में वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ ऐप को। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये आपका होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये होना शुरू होगा, यहाँ पे अभी क्या लिखा है, नो फाइल ओपन। फाइल ओपन हो गई। एक पहले से ही यहाँ पे थोड़ा सा जो कोड लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ आएगा। साथ में आप यहाँ से इजीली रन भी कर सकते हो। ठीक है, कोड को रन भी कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड भी लिख के आ गया। तो अगर आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी आप नहीं करनी और आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपके सिस्टम में स्टोरेज नहीं है, उन सब चीजों की दिक्कत है, तो यहाँ पे आप अपना कोड कर सकते हो और अभी के लिए सीख सकते हो, बट अभी के लिए ही। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब स्क्रीन पर चलते हैं। देखो, यूजिंग VS कोड। VS कोड में जब आप यूज करोगे तो फर्स्ट फाइल हम बनानी शुरू करते हैं, फर्स्ट फाइल क्रिएट करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइल वगैरह कैसे बनेगी वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। बैक जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं अपने D के अंदर एक फोल्डर बना रही हूँ। ठीक है, जो मेरा D डिस्क है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना रही हूँ। वैसे तो मैंने काफी सारे फोल्डर बना रखे हैं। तो यहाँ पे जाके हम स्टार्ट कर रहे हैं C++ को, तो एक अच्छी शुरुआत करते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यहाँ पर जाके देखो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओपन फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैं रखने वाली हूँ न्यू फाइल। सिर्फ न्यू फाइल लिख दिया और कुछ नाम नहीं रखा मैंने, न्यू फाइल नेम रख दिया इसका। एंड राइट क्लिक करो एंड यहाँ पर कर दो ओपन विद। ओपन विद आपका आ रहा होगा और उसको आप अपने विजुअल स्टूडियो में खोल सकते हो। ठीक है, या फिर सीधा जाओ यहीं पर और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो VS कोड। मैं आपके उससे बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि वहां से कैसे ओपन होगा, तो यहाँ पर VS कोड करो। VS कोड ऐसे आपके लिए ओपन होके आ जाएगा और फाइल पे जाके ओपन फोल्डर कर लेना। ओपन फोल्डर पे जाके D के अंदर हमने बनाया है न्यू फाइल नेम का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि न्यू फाइल का ये रहा फोल्डर एंड यहाँ पे हमने कर लिया न्यू फोल्डर। तो ये ओपन होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जूम हो गया। फाइल कैसे बनती है, अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि फाइल जो बनती है वो बनती है डॉट एक्सटेंशन, मतलब डॉट और उसका जो भी एक्सटेंशन होता है। जावास्क्रिप्ट का JS होता है, HTML का HTML ही होता है, CSS का CSS ही होता है। ऐसे ही C++ का होता है CPP, मतलब कि C P का मतलब प्लस और P का मतलब प्लस, तो CPP हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस फाइल का नाम, जैसे कि मुझे रखना है मेन फाइल रख लेते हैं अभी, main.cpp इसका नेम यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने minjw का रखा है इसलिए हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई है। अब हमें बेसिक कोड लिख लेते हैं। अब इस कोड का आपको मुझे पता है कुछ मतलब नहीं पता होगा, शुरू में अगर आप सीख रहे हो कुछ नहीं पता होगा, बट ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये पहले से ही आना चाहिए, ये हर उसमें लिखा जाएगा, तो इसलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। #include। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है iostream, और iostream के बाद यहाँ पर लिखा जाता है आपका यूजिंग नेम स्पेस। ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी क्या क्या चीजें होती है, ये लेक्चर इसी के बेसिस पे रहने वाला है। ये क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ STD। ठीक है, स्टैंडर्ड, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम स्पेस STD। यहाँ पे लिख दो अपना फंक्शन इंट, ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो जो भी चीजें अपनी लिखनी है आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना है, और बस इतना ही ये हमारा मेन कोड होता है। और यहाँ पे अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, ये लिख दिया मैंने, सेव कर दिया। एंड यहाँ पे हम अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पे देख लेती हूँ मैं एक बार, यहाँ पे भी हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें कुछ भी रन करना होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं G++ और उसका वर्जन चेक करते हैं। तो बहुत शुरू की मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये 6th वर्जन यहाँ पर है। ठीक है, ओके। अब हमें अगर कुछ करना है तो G++, हमें पता चल गया इसका वर्जन है, यहाँ पे G++ लिखेंगे और अपनी जो भी फाइल होगी main.cpp उसको लिख देंगे। ठीक है, अगर हमने ये लिखा तो हमारे पास कुछ एरर आई। क्या एरर आई, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले हमने एक्सपेक्टेड करा है सेमीकोलन को, हमने इसको सेव नहीं किया। तो अगर आप कोई भी एक छोटी सी भी चीज कर रहे हो तो उसके बाद आपको सेव करना जरूरी है। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट एंड यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, मेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, .a.exe फाइल बन जाएगी। तो इसको रन करने के लिए .a.exe फाइल लिखी जाएगी, एंटर। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये रन होता है, ऐसे भी रन हो जाता है वैसे तो, बट उसके लिए यहाँ पे रन होता है वो आउटपुट में। देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही चीजों को याद रखें, ऐसे ही इंस्टॉल वगैरह करें, मतलब इंस्टॉल कह रही हूँ, ऐसे ही रन वगैरह करें। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कोड होता है और ऐसी हमारी फाइल बनती है। यही कोड मैंने यहाँ पर लिख के दिखा रखा है और सिंपल कोड है, बिल्कुल ईजी कोड है, समझ जाओगे अभी। ठीक है, सेकंड, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, ये लेक्चर 1 है आपका, बिल्कुल C++ का। इसमें हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आपके चैप्टर का नेम रहने वाला है। इसमें बॉयलर प्लेट कोड आपने समझ लिया, #IOStream, #include IOStream, क्या है, #include IOStream, अभी के लिए लर्न ही कर लो। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD। अब आप सोचोगे ये कैसे कैसे शब्द है, कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, यूजिंग का क्या मतलब है, नेम स्पेस क्यों आ रहा है, STD क्यों। प्रोग्रामिंग में हर वर्ड का मतलब होता है कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी उठा के रख दिया। ऐसे ही मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी, जब भी बताई थी कि ऐसे नहीं होता कि कुछ भी उठा के रख दे तो बॉयलर प्लेट है, इसको तो याद ही रखना है। इसका कुछ मतलब होता है, अगर ये कोड लिखा हुआ है तो इसका कुछ मतलब है कि ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलेजेस में भी ये चीजें पूछ ली जाती है, जब आप न्यू स्टूडेंट होते हो तो आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं कि चलो ये बताओ, ये #include लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्या है ये। तो आपको पता होनी चाहिए बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है, ये हमारा पूरा बॉयलर प्लेट कोड होता है जो हर बार हमारे पास होना ही होना चाहिए। हर बार हमें पता है कि ये कोड तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया। थर्ड, अब हाउ डज कोड रन, कोड रन कैसे होता है, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होता है सोर्स कोड, code.cpp, एक फाइल बनाओ, उसके अंदर कुछ कोड लिखो, तभी तो वो रन होगा। ठीक है, तो सोर्स कोड बोलते हैं उसको। अब कंपाइलर क्या होता है, MinGW, स्टेप 2 में क्या होता है, वो कंपाइल करता है, वो कंपाइल करता है। ठीक है, जब हम उसको रन करते हैं तो वो कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद वो अपनी एक फाइल बना देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल code.exe। कंपाइल किससे होता है, G++ और हमारी फाइल का नाम, इससे हम कंपाइल करते हैं कोड को। ठीक है, जिससे हमारी code.exe फाइल बन जाती है, मतलब कि a.exe फाइल बन गई थी अभी हमारी। अभी बताऊंगी कैसे होता है दोबारा। फिर यहाँ पर हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाता है, जो भी हमारा आउटपुट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये है। ठीक है, इसमें हमने एक और फाइल बना लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेती हूँ जिसका नेम मैं रख रही हूँ यहाँ पर hello.cpp या फिर आंचल.cpp लिख देती हूँ। ठीक है, आंचल.cpp यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, #include, एंड इसको लिखने की आदत डाल लो, ये कहीं से लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, IOStream एंड यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इंट मेन एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंट मेन मैंने लिख दिया, रिटर्न 0 डाल दो। ठीक है, जो आता ही आता है, बेसिक कोड तो लिखना ही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस, ये सब चीजें होगी। अब मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है तो सी आउट कर दिया मैंने। ठीक है, सी आउट में यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल, कुछ भी प्रिंट करवा दिया मैंने, अपना नेम प्रिंट करवा दिया आंचल। ठीक है, और इसको हम Ctrl+S से सेव कर देंगे। यहाँ पे एक डॉट आ रही थी ना, वो गायब हो गई, जैसे कि मैंने कुछ भी किया एक डॉट आ गई। अगर हम इसको सेव करवाना है तो Ctrl+S करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स कोड लिख दिया, अब उसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए G++ कहाँ गए हम,
CLS कर देते हैं एक बार, ठीक है, CLS। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपाइल करने के लिए G++, थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप देख लोगे यहाँ पर G++, फाइल का नाम है आंचल.exe। अभी कोई आंचल.exe तो नहीं है यहाँ पर, सॉरी आंचल.cpp फाइल है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई वो तो नहीं है ना हमारी आंचल.exe, तो हम इसको एंटर करते हैं। जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी फाइल, यहाँ पे exe फाइल आनी चाहिए थी हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, आंचल.cpp किया, जैसे यहाँ पर main.cpp किया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर रन करते हैं .a.exe, ठीक है। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा आंचल प्रिंट होके आ गया .exe फाइल से। तो मैं यहाँ से अभी के लिए बाहर हो जाती हूँ, मतलब आउटपुट प्रिंट हो गया और मेरी .exe फाइल यहाँ पर आ गई। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बस हर बार हमें जो भी हमारी फर्स्ट फाइल बनती है उसको तो हमें यूज करना ही होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से, हर बार कंपाइल करना पड़ेगा अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो। आंचल.cpp लिखा, कंपाइल किया, अब की बार मैं लिख रही हूँ ./ एंड यहाँ पे लिख रही हूँ main.exe, ठीक है। मैं क्या लिख रही हूँ, main.exe। अब मेन फाइल तो ये वाली भी है और ये भी है, तो मैंने यहाँ पर main.exe लिख दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये जो बना ये तो इसका है और ये जो बना ये इसका है। अगर मैं एक और फाइल बना देती और इसको यूज करती, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे nana.exe। जैसे ही मैंने एक फाइल और बनाई, nana.exe गलत डाल दिया मैंने, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मूव टू रिसाइकल बीन कर देते हैं, मुझे CPP फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना, क्या लिखूं, क्या प्रिंट करवाऊं, हेलो तो प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे C++.cpp लिख देते हैं फाइल का नेम, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक C++ फाइल बन गई। अभी ये वाला कोड ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बार बार क्या लिखे, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आंचल की जगह मुझे प्रिंट करवाना है हेलो माई फेवरेट C++ प्रिंट करवाते थे, माई फेव C++, ठीक है, माई फेव C++, और इसको मैं कर देती हूँ सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो G++ और हमारे कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अपनी फाइल का नाम, जिस भी फाइल को हमें कंपाइल करना है, C++.cpp, ठीक है। ये हमने लिख दिया अपनी फाइल, यहाँ पे क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया, कंपाइल हो गई फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। ./a.exe मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे माई फेव C++ आ गया। अगर मैं क्या करती, देखो यहाँ पे मैंने अपना कंपाइल तो किया था आंचल को और यहाँ पे main.exe को किया था, फिर इसने क्या किया था, उसको ही लेकर आए थे। अब मैं यहाँ पर G++ मैं यहाँ पे करती हूँ, अब की बार G++ और C++.cpp, ठीक है, इसको कर दिया कंपाइल। इसको कंपाइल करने के बाद मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर C++.exe .c++.exe, ठीक है। आपको पता है कि ये वाली जो फाइल है हमारी यहाँ पे बन के नहीं आई .exe फाइल, बट मैं इसको एंटर करती हूँ, यहाँ पर क्या आ गई, एरर आ गई, ठीक है, क्योंकि ये फाइल यहाँ पे बन के नहीं आई, ठीक है। तो उसमें क्या इशू है, हमने एक फाइल बना दी और उसकी exe फाइल भी बन के आ गई, तो इनकी भी यहाँ पर बन के आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, वरना आपको इससे रन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, अलग फोल्डर में अलग फाइल बना लो तो ये ज्यादा सही रहता है। तो ऐसे ऐसे चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। ये कोड exe फाइल बन जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो एग्जीक्यूट करती है कोड को। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है, हाउ डज कोड रन कैसे होता है कोड, ठीक है, इस तरीके से होता है। फर्स्ट हम सोर्स कोड लिखते हैं, एक फाइल में CPP फाइल बना लेते हैं, देन एक कंपाइलर होता है जैसे कि MinGW जिसको हम यूज कर रहे हैं, MinGW से वर्क हो रहा है, कोड exe फाइल बनती है और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास कोड में प्रिंट करके देती है आउटपुट, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता गया है, अब हम यहाँ पे #include IOStream लिख रहे हैं। ये जो पूरी लाइन है ये हमारी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से शुरू होते हैं। ये जो हैश इंक्लूड है ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सारे जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगे, आपने C लैंग्वेज देखी होगी उसमें भी #include होता है,
तो जितने भी चीजें हैश से शुरू हो रही है वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस, ये तो हमारी वही है। अब हेडर्स फाइल, ये हमारी हेडर फाइल होती है, ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल होती है। तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स बेसिकली एक तरह का प्री रिटर्न कोड होता है, कुछ पहले से ही लिखा हुआ कोड होता है। आप आईओस्ट्रीम का कोड मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसा होता है, ठीक है। कोड होता है जो हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होता है, जो हमारे प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होता है। ये फाइल्स ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस को इंक्लूड करती है, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं बिना खुद लिखे, मतलब जिसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको बस यूज कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है। अब आप आउटपुट प्रिंट करवा रहे हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हो, वो हमारा आउटपुट है। अगर हमें किसी यूजर से इनपुट लेना है, मतलब मान लो मेरे से किसी को नंबर लेना है, तो मेरे से इनपुट लेना है, तो मैं आईओस्ट्रीम की मेरे जो आईओस्ट्रीम है, मैं हेडर फाइल हूँ, मैं दूंगी तुम्हें इजाजत। अगर तुम आईओस्ट्रीम नहीं लिखते तो आप कभी भी सी आउट और सी इन को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये होता है। एक हमारा वेक्टर होता है, देखो ये क्या होता है, ये वेक्टर कंटेनर को यूज करने के लिए होता है, ये डायनेमिकली, ये तो आपने नहीं पढ़ा तो अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये होता है, और आईओस्ट्रीम हो गया, वेक्टर हो गया, एंड ऐसे काफी सारे हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं? हेडर फाइल्स। जैसे कि आपको C++ की हेडर फाइल्स देखनी है, तो यहाँ पे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। C++ हेडर फाइल्स डाल देते हैं, हेडर फाइल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर, हेडर फाइल्स इन C++ गीक फॉर गीक्स पे जाके देख लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक आईओस्ट्रीम तो है जो आउटपुट और इनपुट के लिए होता है। सी मैथ है, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड हेडर फाइल, मैथ के लिए होते हैं, मैथ ऑपरेशंस के लिए हम इस फाइल का यूज करते हैं। आईओस्ट्रीम, सी मैथ, सी stdlib, सी स्ट्रिंग, वेक्टर, स्ट्रिंग, मतलब ऐसे काफी सारे हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। और क्या क्या यूज होता है, देखो आईओस्ट्रीम का यूज होता है सी इन और सी आउट करने के लिए, मतलब कि आउटपुट के लिए, और सी इन के लिए मतलब कि इनपुट के लिए। एसटीडी का क्या मतलब है वो अभी समझेंगे, ठीक है। सी मैथ, ये किस लिए यूज होता है? स्क्वायर रूट, log 2, पावर निकालने के लिए हमारा मैथ सी का यूज होता है। सी stdlib का किस लिए यूज होता है? मैलोक, कैलोक, एग्जिट, रैंडम के लिए यूज होता है। सी स्ट्रिंग का यूज होता है स्ट्रिंग की लेंथ के लिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग की कॉपी के लिए। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं। वेक्टर यूज होता है बिंग एंड एंड के लिए। स्ट्रिंग यूज होता है हमारे स्ट्रिंग को लिखने के लिए। आईओ मैनिप होता है, मतलब ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं हमारे पास जिनका हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हैशटैग इंक्लूड ऐसे ही लिख दिया, आईओ स्ट्रीम ऐसे ही लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है इनके, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से अपने नोट्स पर, और क्या क्या चीजें बचती है हमारी। ये तो हेडर फाइल का मतलब तो आपने समझ लिया। मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई चीज ऐसी होती है जो बार बार यूज करनी पड़ती है, जैसे कि अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो मैथ्स में एक पाई होता था, और अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें एक जी होता था जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 होती थी, ठीक है। और ये हमारा जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 3.14। तो ये ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है कि ये वैल्यू कोई नहीं चेंज कर सकता, ये तो वैल्यू यही रहेगी। अब कोई कोई आके लिखेगा कि 22/7 होती है, डिवाइड करके देख लेना, 3.14 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि दिस इज मैक्रो, ये हमारा मैक्रो है। हैशटैग डिफाइन मतलब कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो जब हम ऐसे किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करते, ऐसे ही लिख के देख लेंगे खुद से ही। जैसे कि ये कोड हमारा लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर मुझे पाई की वैल्यू देनी है, ठीक है, पाई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मुझे कई बार पाई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाई, ठीक है। पाई इज इक्वल्स टू, कैपिटल में ही लिखना है ना सारी चीजें, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पाई इज इक्वल्स टू, एंड जो भी पाई की वैल्यू है वो, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको लिख देना है दोनों चीजों को डबल कोट्स में, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पाई की वैल्यू वहीं प्रिंट होके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ G++, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना G++, और स्मॉल में ही लिखना है ये तो G++, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि दिख जाए आप लोगों को। तो G++, हमारी फाइल को हम कर रहे हैं कंपाइल, तो कंपाइल कर रहे हैं हम C++.cpp को।
एंड यहाँ पे सीपीपी की एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी हुई है, तो हमारे पास एक ही फाइल है जिससे हम काम कर सकते हैं, .exe। .exe फाइल को हम कैसे भी रन कर सकते हैं, मतलब देखो पाई की वैल्यू लिख कर आ गई हमारे पास। अब मान लो हमें काफी बार प्रिंट करवानी है ये, तो हम हर बार इसको पेस्ट करेंगे पेस्ट करेंगे पेस्ट करेंगे और हर बार हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, और इसको रन भी करना पड़ेगा, जैसे कि G++ और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। अगर मान लो हम अपना यहाँ पर कंपाइल नहीं करते तो क्या होता है, अगर हम कंपाइल नहीं करते अब की बार ऐसे ही रन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, .exe, ठीक है, एंड एंटर, तो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, बट कितनी बार आई, एक बार, ठीक है, जो पहले का कंपाइल किया हुआ है वो आया। तो चलो इसको मैंने सेव कर लिया, सेव करके दोबारा से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन एंटर, तो भी एक ही बार प्रिंट हो के आया। तो ये क्या मतलब है, मतलब एक ही बार प्रिंट हो के आएगा। अब हम एक बार और कंपाइल करते हैं इसको, ठीक है, एक बार इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, एंटर, एंड कंपाइल करने के बाद दोबारा से इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पे अब हर बार अलग प्रिंट होके आया, ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक हम कंपाइल नहीं करेंगे तो वो जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको लेकर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इनको अलग अलग लाइन में लिखना है तो हम यूज कर सकते हैं /n का, सेव करते हैं इसको, ठीक है, /n का यूज कर सकते हैं, या फिर हम एंड लाइन का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर होता है एंड लाइन, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, सेव करते हैं। तो दोबारा से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंपाइल करना पड़ेगा, एंड एंटर कर देते हैं कंपाइल करके, एंड यहाँ पर हमें रन करने के लिए .a.exe लिखना होगा, देन एंटर, .a.exe एंटर। तो यहाँ पे देखो अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब में कर सकते हो, बट अब ये तो मैंने बता दिया छोटी मोटी चीजें, बट हम तो चाहते हैं, हमें नहीं करना ये काम बार बार पाई इक्वल्स टू 3.1 लिखे, एक ही बार पाई की वैल्यू डिफाइन कर दे। तो #define, ठीक है, #define, और यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू पाई इक्वल्स टू 3.14। तो ये एक बार ही डिफाइन हो गई अब हमारी वैल्यू। अब हमें लिखना है cout, एंड यहाँ पर डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं, सीधा पाई लिखो और एंड लाइन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखो, सीधा पाई लिखो और एंड लाइन लगा दो। तो ये क्या मतलब हुआ, मतलब हमने यहाँ पे पाई दिया, यहाँ पे यही चीज की हमने पाई दिया और ये चीज कर दी, इक्वल टू नहीं लगेगा, सॉरी। तो यहाँ पे एंटर करते हैं और अब यहाँ पे पाई लिख दिया और सेव। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या वही चीज हमारे पास प्रिंट होके आ रही है। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं G++, और यहाँ पे जो भी है क्या कहते हैं उसको, हमारी फाइल का नेम है C++.cpp, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं a.a.exe, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक ही बार हमारे पास 3.14 प्रिंट होके आ रहा है। अब हमें बार बार ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी तो होता है ना कि कई टाइम बाद हमें फिर से पाई प्रिंट करवाना, मान लो हमने 3-4 पेज का कोड लिख दिया और हमें कम से कम 20 बार पाई को करना पड़ रहा हो, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ऐसे करके आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे हमारे मैक्रोज होते हैं, ठीक है, मैक्रोज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज मैक्रो, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं कोई चीज तो #define लिखा जाता है। ये हमारा मेन फंक्शन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो ये पॉइंट होता है, ये तो आप समझ गए, ये तो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारा फंक्शन है। इस लाइन को अभी नहीं बताया ना, बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमारा काम करके देता है। अगर ये फंक्शन ना हो तो आप सी आउट कर सकते हो क्या, ये बता दो, नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। तो उसके बाद यहाँ पर ये हमारा फंक्शन होता है, देन नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेम स्पेस आ गई, इस वाली लाइन की बात भी। तो स्टैंडर्ड, STD मतलब स्टैंडर्ड, C++ नेम स्पेस इज कॉल्ड STD, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, ठीक है, मैं यहाँ से ये लाइन हटा रही हूँ अभी के लिए, कॉमेंट आउट कर रही हूँ। कॉमेंट आउट क्या होता है, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल/ कर दो। अब ये ऐसी चीज हो गई कि हमें तो दिख रही है, बट अब जो भी प्रोग्रामर है उसके लिए, या फिर जो भी मशीन है, जो लैपटॉप है, उसको ये पता है कि ये तो एक इंग्लिश में वैसे ही लिखा हुआ है, ये कोई कोड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होगी है। तो यहाँ पर हमने वो कर दिया। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये रेड लाइन क्यों आ रही है, C++, पहले इसको सेव कर लेते हैं, C++.cpp, एंटर। यहाँ पे देखो कुछ कुछ एरर आ गई, बेसिक IO स्ट्रीम एंड लाइन,
एसटीडी के बिना हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हमें एसटीडी हम यहाँ पर लगा देते हैं, एसटीडी यहाँ पे कर देते हैं एसटीडी, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एंड लाइन को मैं हटा देती हूँ अभी, ठीक है, एंड लाइन को मैंने हटा दिया, सिंपल अभी ऐसे ही रहने दिया, और इसको सेव करती हूँ और अब रन करके देखती हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ G++, ठीक है, C++.cpp, एंटर, ठीक है, एंटर हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना फाइल का नाम, सॉरी फाइल का नाम कह रही हूँ, ./.a.exe, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ गया, कोई एरर नहीं आई। तो एसटीडी हमें लिखना पड़ता है सी इन और सी आउट के साथ जरूरी। तो ये हमारा एक ऐसी चीज है जो नेमिंग स्पेस होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए ये हमारा देना जरूरी होता है। सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड C++ नेम स्पेस इज कॉल्ड एसटीडी, ठीक है। आउटपुट के लिए मैंने बताया सी आउट का यूज है, सी आउटपुट की तरह याद रख लो, सी और आउटपुट, ठीक है। इसमें कोई भी अगर हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पर ऐसे करवाते हैं, सिंपल कई बार करवा लिया। कुछ भी अगर प्रिंट करवाना है, इसको भी हम हटा भी सकते हैं। मान लो हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है सी आउट में, मैं करवाना चाहती हूँ हेलो आई एम, यहाँ पे क्या लिखूं, हेलो आई एम C++ एंड सेव, ठीक है। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी है, एंड सेव। और मान लो यही लाइन मुझे 50 बार प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे करो पेस्ट 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 पेस्ट। और भी आसान तरीका है इसका, बहुत आसान तरीका है एक लाइन का, पर अभी नहीं, वो मैं आपको लूप्स में बताऊंगी, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ और अब मैं इसको रन करती हूँ, G++C++.cpp, ठीक है। और ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं ./a.exe, एंटर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो आई एम C++, हेलो आई एम C++। और इसमें आप एंड लाइन भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एंड लाइन, ठीक है, एंड लाइन। एंड ये यहाँ से सारा हटा के, कहाँ चले गए हम, यहाँ से सारा हटा के एक बार ये एंड लाइन वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वरना बार बार हमें यही लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंटर पेस्ट एंटर पेस्ट एंटर पेस्ट, फटाफट पेस्ट करते रहो, ठीक है। ये हमारा पेस्ट हो गया, देन सेव। अब इसको करते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर ले आती हूँ, G++, ठीक है, G++, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा C++.cpp, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, .cpp, फिर एंटर। तो ये हमारा कंपाइल हो जाएगा। फिर ./a.exe यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, exe लिख दिया। एंड अब आप देख सकते हो कि जितनी बार हमने लिखा, ये हमारी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ये हमारी स्क्रीन पर हमारे लिए आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है। जैसे हम अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका वेबसाइट हमें वेब पेज पर दिखता है, ऐसे ये हमें टर्मिनल पर दिखता है, ये हमारा टर्मिनल होता है। यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है। हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है, मैं आपको बता देती हूँ। पेन ओपन कर लेते हैं। सो पेन हमारा ओपन हो चुका है, तो थोड़े से स्पेस दे देते हैं इसको यहाँ पर। ये जो स्पेस है यहीं में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, कुछ इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है। ये स्टार है, ये एक और स्टार है, ठीक है, ये एक और स्टार है, तो ये ऐसे 4 स्टार्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐसी एक और स्टार, ऐसी एक और स्टार, ऐसी एक और स्टार, फिर यहाँ पे ये 2 स्टार, यहाँ पे ये 1 स्टार। तो ये कुछ ऐसी शेप हो गई, ठीक है। ये हमें प्रिंट करनी है अपने सी आउट से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, या फिर चलो मैं करवाई देती हूँ, अभी शुरुआत है तो आप कहोगे अभी से होमवर्क देने शुरू कर दिए, ठीक है। बहुत इजी चीज रहने वाली है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ सी आउट। अब देखो, सिंपल आपको एक चीज करनी है, यहाँ पर क्या लिखना है, डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज हो गए। एंड यहाँ पे लिखा जाएगा अपना जो भी काम करना है, स्टार स्टार स्टार, ठीक है, 4 टाइम्स स्टार /n, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 टाइम्स स्टार /n, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स स्टार /n। प्रिंट ही तो करवाना है, तो ऐसे ही तो प्रिंट होता है, सिंपल स्टार एंड यहाँ पर /n। तो ये चीज हो गई। एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको क्लोज। तो या तो ऐसे ही यहाँ पर बस अपना ये लगा दो सेमीकोलन, और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ G++, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर मुझे, G++C++.cpp, ठीक है, फाइल का नाम।
यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट सीपीपी, फिर यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी, कंपाइल हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अपनी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। ठीक है, एंटर। तो ये तो ऐसे ही प्रिंट होके आ गया। मतलब ये क्या चीज हुई हमारे साथ, ये तो स्लैश एन भी ऐसे ही प्रिंट होके आ गया। मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि इस तरीके से नहीं करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर बताओ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है इस स्लैश में। तो स्लैश ऐसे लगता है, अगर आप ये स्लैश नहीं लगाओगे तो क्या आएगी, तो एरर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहीं पर जाकर अपना लगा देना है स्लैश एन। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे लगा देना है अपना स्लैश एन। ठीक है, और इसको कर देना है सेव। एंड यहाँ से एक बार इसको डिलीट करके दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर, और इसको कर देती हूँ मैं, ये डिलीट हो गया ना, दोबारा से ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद ओपन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं G++C++.cpp। फाइल हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर न्यू फाइल हो गया। एंड यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हमारे पास, G++C++.cpp एंड डॉट स्लैश एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 4 3 2 1। तो ऐसे ही प्रिंट करना था। तो सिंपल सी बात है, ये तो मैं सी आउट से प्रिंट करा है हमने, इसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, प्रिंट पैटर्न। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि दो हमने कोई ले लिया, ए और बी ले लिया। ए में कुछ वैल्यू डाल दी कि ए तो हमारा है 10 और बी हमारा है 5। ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूला होता है हमारा एक। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे याद नहीं आ रहा किसका होता है। तो 2 × A+B, 2 क्या है हमारा, लिटरल हो गया जो कांस्टेंट होता है, और ए एंड बी क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए। तो इसका मेन आंसर आएगा 2 × A+B, मतलब 10+5। 10+5 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 × 2 30 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम इसको करके देखें तो कैसे करेंगे हम, वेरिएबल को अगर हमें डिक्लेयर करना हो, किसी चीज की वैल्यू देनी हो, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इंट। इंट हमारा क्या होता है, इंटीजर। हम इसमें मैथ्स के नंबर स्टोर करा सकते हैं 0 to 9, मतलब कि 120, मतलब कितने भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल दे रही हूँ ए, ये हमारा हो गया 10। एंड मैं यहाँ पे वेरिएबल दे रही हूँ बी, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब मुझे करना है A+B। तो मैं ये कैसे करूंगी, मुझे आउटपुट पे प्रिंट करके दिखाना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ इंट सम। इन दोनों को मुझे प्लस करना है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A+B। ए में 10 है और बी में 5 है, तो ये प्लस हो जाएंगे। अब आप सोचोगे आंसर आ जाएगा, नहीं, इसको हमें प्रिंट भी करवाना होगा अपने आउटपुट पर, सी आउट। तो यहाँ पे मैं सम को प्रिंट करवा रही हूँ, तो सिंपल सम लिख के एंड लाइन कर देती हूँ, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देती हूँ। तो ये जो सम की वैल्यू होगी वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसकी वैल्यू कहीं जाके स्टोर हो जाती है, एक जगह पकड़ लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे G++C++.cpp में यहाँ पे लिख दूंगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ./A.exe। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम होकर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंट होता है, ऐसे सारी चीजें वर्क करती हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं नेमिंग कन्वेंशन को। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन होता है आपका, मतलब आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसका कुछ लिखने का तरीका होगा, या कैसे भी हम नंबर भी, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, हमारा एंड ऑपरेटर, हमारा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी है। यहाँ पर C++ में किसी भी वेरिएबल में फंक्शन हो गए, क्लास हो गए, या आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर या लेटर्स से स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर में ही आता है, जैसे कि हम इसको अंडरस्कोर ए देना चाहते हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी। बट अगर मैं -a दे दूं और इसको सेव करूं तो देखो यहीं पर ही एरर बतानी शुरू कर देगा, एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैं यहाँ पे मान लो 1a इसका नाम दे रही हूँ, तो शुरू में हम नंबर नहीं लिख सकते। अगर मैं A1 दे रही हूँ इसका नाम, तो क्या ये करता है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसे नेमिंग कन्वेंशन को हम पढ़ रहे हैं। C++ में किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर या लेटर A to Z, स्मॉल से भी कैपिटल से भी स्टार्ट हो सकता है। डिजिट 0 से 9 से नहीं हो सकता। अगर 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो तो ये स्टार्ट नहीं हो सकता, एरर बताएगा।
ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन है। सी प्लस प्लस में किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या आइडेंटिफायर मतलब कि वेरिएबल का नाम कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड मतलब अब बहुत सारे कीवर्ड्स हो, जैसे इनिट, इनिट कह रही हूँ मैं, इंट हो गया। इंट एक रिजर्व्ड वर्ड है। मैं आपको एक बार कीवर्ड्स दिखा देती हूँ, कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। मैं लिख देती हूँ कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस, बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो नीचे चलते हैं, देखो यहाँ पर हो गया एगनेस। वैसे देखो जो जो मेन हम यूज करते हैं वो मैं बता देती हूँ, कैच, केयर, ठीक है, कॉन्स्ट हो गया हमारा, कंटिन्यू हो गया, एल्स हो गया, गो टू बी कर लेते हैं, और यहाँ पर डबल हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया हमारा, एनम हो गया, डिलीट हो गया। ये कीवर्ड्स हम बहुत यूज करते हैं और इनका नाम कभी भी हम वेरिएबल्स नेम में नहीं दे सकते वरना वो एरर शो करेगा। इंट कहाँ गया? इंट तो पहले होना चाहिए था ना, इफ हो गया, देखो इंट, ठीक है। तो मान लो इंट तो हमारे उसका नाम है, इंट तो हमारे इसका नाम है, और इंट ही मैं यहाँ पर इस सम का नाम मैं इंट दे रही हूँ, ठीक है। क्या दे रही हूँ? सम का नाम मैंने इंट दे दिया। एरर बता देगा, क्या कहेगा? इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्पेसिफायर्स। और हम उसके बाद भी मानते नहीं है कि नहीं ये तो एरर नहीं है, ये तो ऐसे ही दे रहा है, और हम यहाँ पे इंट को प्रिंट भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कोड को करेंगे कंपाइल, ठीक है। एक बार सेव कर लेते हैं, सेव भी करेंगे, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम कंपाइल। तो ये क्या हुआ, जी प्लस प्लस, ठीक है, जी प्लस प्लस, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा सी प्लस प्लस डॉट सीपीपी, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? डॉट सीपीपी, एंड एंटर। तो यहाँ पे ये पहली एरर दे देगा हमारे कंपाइल करते ही कि आप तो गलत कर रहे हो, आप कभी भी ऐसे नेम नहीं दे सकते, ऐसे तो बहुत गलत चीज होती है, ठीक है। तो ये हमारी एरर दे देता है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये आपके एरर बचाने के तरीके बता रही हूँ कि आपकी एरर ना आए, ठीक है। ये इसके नेमिंग कन्वेंशन है। और मीनिंग होता है क्या है, कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए, इसलिए उनको एज अ नेम यूज करना सिंटेक्स एरर देगा कि आपका सिंटेक्स गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम आई वैलिड और नॉट। ये इनमें से आपको बताना है कौन सा वैलिड है और कौन सा नॉट वैलिड है। तो यहाँ पर देखो, ये जो माई नेम है इसमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ना इसमें कोई स्पेस है, क्योंकि स्पेस भी होती है तो भी वो गलत माना जाता है, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर में आ जाती है स्पेस। तो ये तो वैलिड है, ठीक है। अंडरस्कोर मार्क्स, ये भी वैलिड है। एवरेज स्कोर इज नॉट वैलिड, क्यों? क्योंकि इसमें, चलो ये तो ठीक है, बट ये स्पेस जो आ रहा है वो हमारा स्पेशल कैरेक्टर में माना जाएगा। टोटल मार्क्स, ये भी ठीक है, बस यहाँ पे कैपिटल लेटर ही तो है और बीच में हम हमारी मर्जी हम कैसे भी लिखे। फर्स्ट, ये आपको लगेगा कि ये तो ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेती हूँ यहाँ से। आपको लगेगा 1 स्टूडेंट ठीक है, बट हम कभी भी शुरू में नंबर नहीं दे सकते, इसलिए ये गलत है। आप सोचोगे ये भी ठीक है, इसमें अंडरस्कोर भी आ रहा है, एस से भी शुरू हो रहा है और लास्ट में है नंबर, बट यहाँ पे जो स्पेस है ये तो स्पेशल कैरेक्टर है, ये नहीं हमारा, ये भी इनवैलिड है। इसमें हमारा फुल नेम, आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, फुल है, नेम है, और यहाँ पे बीच में एंड है। तो ये जो एंड है ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, और अंडरस्कोर के अलावा हमारा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराने थे। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। डेटा टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग एंड डबल, ठीक है, डबल फ्लोटिंग। और नॉन प्रिमिटिव में आते हैं स्ट्रिंग और एरे एटसेट्रा, ठीक है, और भी आते हैं। इंटीजर को कहते हैं हम इंट, ठीक है, ये हमारी 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, 4 बाइट्स लेता है। 4 बाइट्स क्या होती हैं? 4 बाइट्स मतलब कि ऐसे नहीं होती बाइट्स, ये नहीं, देखो जैसे कि ये 4 बाइट्स है, ऐसे नहीं समझाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। ये तो हमारी होगी 4 बाइट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाइट्स होगी। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर 8 बिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे ही 8, तो ऐसे ही ये 8 इंटू 4 कर देना, 8 4 जा 32, तो ये हमारी 32 बिट लेता है, ठीक है। हमारा ये 32 बिट लेता है जो हमारा इंटीजर है। कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट लेता है, मतलब कि 8 बिट्स लेता है, ठीक है। बूलियन हमारा 1 बाइट लेता है, मतलब कि 8 बिट्स लेता है। फ्लोटिंग पॉइंट हमारी 4 बाइट्स लेता है, मतलब कि 32 बिट्स लेता है। और डबल फ्लोटिंग भी हमारी 8 बाइट्स लेता है, मतलब कि 8 इंटू 8 8 8 64 बिट लेता है,
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतनी बाइट होता है, बिट ऐसे होती है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हम इनको अच्छे से यूज करके देखते हैं कि इनका यूजेस है क्या, क्योंकि इन्हीं को हमें आगे जाके यूज करना है। तो पहले हम इंट को यूज करते हैं, इंट को वैसे हम यूज कर चुके हैं, बट इंट को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इंट को यूज करने के लिए यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। अब अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना इंट। अब इंट के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 10। बस मैंने इतना दे दिया। मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर करना है अपना इंट को यूज करना है, किसी भी तरीके से करूँ, बस इंट को यूज करना है। मैंने इंट में a 10 दे दिया और सी आउट कर रही हूँ मैं, सी आउट कर रही हूँ मैं, यहाँ पर सी आउट कर लेती हूँ अपने इंट का साइज। पहले तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंट का जो साइज है वो बता दो, साइज ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ साइज ऑफ इंट, ऐसे लिखा जाता है साइज ऑफ, ऐसे करके साइज ऑफ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इंट। मुझे इंट का साइज चाहिए, तो साइज ऑफ इंट दे दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से खत्म, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया सेव। तो जैसे ही मैं इसको चला रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे जाके मैं देखूंगी टर्मिनल पर, तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 4 लिख के दिखाई दे रहा है। 4 क्यों? इसने हमें साइज बता दिया कि हमारे इंट का साइज क्या है। इसने यहाँ पर 4 हमें आउटपुट में दे दिया कि 4 साइज होता है, जैसे हमने बताया 4 बाइट, तो ऐसे ही इसने बता दिया। अब मैं लिखती हूँ कि साइज ऑफ ए का क्या साइज है, ठीक है। ए का साइज ही तो डिफाइन कर रहे हैं हम, ए का साइज चाहिए हमें, इसलिए मैं अब यहाँ पर रन ही करूंगी बार बार, और कुछ नहीं करूंगी, यहीं पर ये दिखा देगा। तो इसने भी यहाँ पर क्या दिखाया, 4 ही दिखाया, क्योंकि ये जो ए है वो भी इंट है। अब मान लो इस ए में मैं यहाँ पर ऐसे करके ए वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, और अब मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। मुझे तो ए की वैल्यू ए चाहिए, और मैंने ए की वैल्यू ए लिख दी, तो इसकी वैल्यू है ना कुछ नंबर में आएगी, क्योंकि इंट हमेशा नंबर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर देती हूँ, देन इसको हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्या आया लिख के, ये वाली वैल्यू लिख कर आई। ये क्या वैल्यू है, ये तो हमारे लिए एक गार्बेज वैल्यू आई, कि कुछ अलग ही वैल्यू आई, ठीक है। और अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखती, डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या एरर आएगी हमारे पास कि ये तो आपको कैर में लिखना था, ठीक है, पर आपने तो ऐसे लिख दिया, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ए की वैल्यू कैपिटल ए दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ए की वैल्यू कैपिटल ए दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल ए, कंट्रोल ए। तो ये क्या करेगा हमारे पास, हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास कह रहा है आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड, ए अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम कभी भी ऐसे वैल्यूज नहीं दे सकते, सिर्फ नंबर में इसकी वैल्यूज को दे सकते हैं इंट में। साइज देख लिया आपने, कोई गलत साइज नहीं बताया था हमने। फिर कैरेक्टर की बात आ जाती है, तो कैरेक्टर में हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस के लिए हमें यहाँ पर कैर लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैर लिख दिया, और कैर के बाद कैर में मैं दूंगी सी एच इज इक्वल्स टू, सी एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं दे रही हूँ इसको सी एच को ए, ठीक है। ए दे दिया मैंने कैरेक्टर में, और यहाँ पर मैंने ए देने के बाद सी आउट कर देती हूँ, और सी आउट में प्रिंट कर देती हूँ अपने सी एच को, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देती हूँ एंड लाइन। तो ये क्या कह रहा है ए में, यहाँ पे इसको एक बार हटा देती हूँ मैं, डबल कोट्स को एक बार चेक करते हैं। ए इज अनडिफाइंड। सो कैरेक्टर में जब भी हम लिखते हैं सिंगल कोट लिखते हैं, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर मान लो मैंने ए लिख दिया, तो सिंगल कोट ही ये लिखता है, सिंगल कोट को ही ये देखता है। और यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे, देन नीचे जाके देखेंगे तो हमारे पास ए ही प्रिंट होके आ जाएगा जो हमने यहाँ पर दिया है। मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिस इज, ठीक है, दिस इज सी एच, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, सेव किया, एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ से रन। तो यहाँ पे ये क्या देगा हमारे पास, ये कहेगा हमारे पास कुछ एरर, ठीक है। एरर क्या आई, हम एक सिंगल वर्ड अगर लिखते हैं वो तो लिखते हैं हम अपने इसमें, ठीक है। और अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो उनको तो हमें डबल कोट्स में देना चाहिए, है ना, उनको तो हमें डबल कोट्स में देना चाहिए। सो हम यहाँ पर कैरेक्टर में एक ही वर्ड दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैरेक्टर में हम सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लिखूंगी तो ये क्या है, कैरेक्टर ही है, भले ही स्पेशल कैरेक्टर हो। आप समझोगे इसमें स्लैश और एन दो चीजें आ रही हैं, नहीं, ये एक ही चीज मानी जाती है, इसलिए ये एक ही कैरेक्टर के लिए हमारा कैर यूज होता है, जो हमारी 1 बाइट लेता है।
अब मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है साइज ऑफ कैर, ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पर साइज ऑफ कैर दे दो भाई कितना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंड इसको सेव कर दिया एंड रन। यहाँ से इसलिए रन कर रही हूँ, बार बार आपको G++ करके नहीं देखना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बता दिया कि 1 बाइट होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं अपना जाके, दूसरा चीज क्या है हमारी, बूलियन क्या होता है, ये ट्रू फॉल्स के लिए होता है। बूलियन किसके लिए होता है, ट्रू फॉल्स के लिए, कि अगर कोई चीज सही है तो ट्रू आ जाए वरना फॉल्स आ जाए। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। फ्लोटिंग होता है पॉइंट के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लोट, ठीक है, फ्लोट लिखा जाता है। और फ्लोट में FLOAT फ्लोट, फ्लोट में मैंने एक ए की वैल्यू दे दी 9, ठीक है, मैंने एक ए की वैल्यू दे दी 9 और एक की वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया सेव एंड इसको मैंने कर दिया रन एंड नीचे जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा। 9 ही प्रिंट होके आया, बट हमें तो पॉइंट में वैल्यू चाहिए थी क्योंकि फ्लोट है। तो ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंट दे रखा है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे 0.00 भी लिख देती हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। हम इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिख के दिखाई देगा, अपना 9 ही, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना क्या कर रखा है, इंट में दे रखा है। अगर मैं इसको भी फ्लोट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको भी फ्लोट कर दूं एंड सेव एंड यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ अपना चेक, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लोट फ्लोट, ओके, ये फ्लोट में मेन में गलत बता रहा है तो हम यहाँ पे वॉइड भी रख सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि हमारी पॉइंट की जो वैल्यू होती है कि वो इंट दे रखा है इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, वरना फ्लोट हमारा इसके लिए यूज होता है। एंड हमारा फ्लोटिंग और डबल फ्लोटिंग जो होता है, डबल, वो भी हमारा फ्लोटिंग के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर फ्लोट ए, या फिर मैं लिख देती हूँ a इजिकल्स टू 3.1456, ऐसे करके मैंने बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पर दे दी। यू तो नहीं देना, नंबर्स ही देना है, ठीक है, ये वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हो गई और a को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है, सेव एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है रन। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरी वैल्यू प्रिंट होके आई, बट पूरी नहीं प्रिंट होके आई। कितनी प्रिंट होके आई, 1 2 3 4 5 नंबर तक आए हैं। तो जो डिफॉल्ट होते हैं, डिफॉल्ट सेट प्रीशियस होता है, वो हमारा होता है कि 5 नंबर्स तक ये लिख कर आ जाता है। अगर हमें इससे ज्यादा चाहिए तो हमारे पास होता है सेट प्रीशिएशन, ठीक है, सेट प्रीशिएशन होता है जिसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया सेट प्रीशिएशन और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, 12। हमारे पास कितना होना चाहिए सेट प्रीसिजन, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा 12 हो जाए। तो ये यूज कहाँ पर होगा, इसको कट करते हैं, देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ। और ये हमारी ए की वैल्यू इतनी है, बट मैं चाहती हूँ कि 12 नंबर्स तक मेरा ये प्रिंट हो सके, मैं इसको सेट करना चाहती हूँ। और हाँ, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट प्रीसिजन और इसके लिए हमें एक हेडर फाइल यूज करनी है IOMANIP, ठीक है। तो जब ये हमारा आएगा तो मैं इसको कर देती हूँ सेव एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ अपना रन। जैसे ही मैं रन करूंगी मेरे पास ये क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अभी भी 5 नंबर्स तक ही प्रिंट हुआ, पर मुझे तो 12 नंबर्स तक चाहिए। तो यहाँ से कट करते हैं और देखते हैं इसको यूज कहाँ करना है। यहाँ पे है ना, हम एक बार बार गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, इसको करते हैं यहाँ से कट, ठीक है। हमें ये यहाँ पर नहीं देना, हमें ये देना है इससे पहले। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, इस ए से पहले हमें ये देना है सेव एंड इसको अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा 12 नंबर्स तक की डिजिट प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो 12 नंबर्स तक की डिजिट है, वैसे तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बट लास्ट में इसने खुद एक ऐड कर दी। अगर नहीं होती ना तो ये खुद से ऐड कर देता है, उसको रैंडम नंबर बना देता है। अगर मैं यहाँ पे 10 करती तो यहाँ पे 10 नंबर तक की हमारे पास प्रिंट होके आ जाती, ठीक है। इसको चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो अब हमारे पास 10 नंबर तक की हमारे पास आके प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सेट प्रीसिजन होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये चीजें हमने सीख ली है, स्ट्रिंग, और इसको तो हम बाद में सीखेंगे, एरे को। एंड अब आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। जिस चीज को भी कमेंट करना है सिलेक्ट करो, कंट्रोल/ कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिंगल लाइन के कमेंट करने हैं तो / लिख सकते हो बाके, ठीक है। अगर आपको मल्टी लाइन, बहुत सारी लाइन है, तो यहाँ पे /* लिखो और स्टैश जहां तक की कमेंट करना है वहां पे ही लिखो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा है सिंगल लाइन कमेंट, हमें सिर्फ इस लाइन को कमेंट करना है, तो यहाँ पे // लिख दो, कमेंट बन जाएगा।
और मुझे ये दोनों लाइन को कमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्लैश स्टार, ठीक है, स्लैश स्टार, एंड जहां पे मुझे एंड करना है, मुझे तो यहाँ पर एंड करना है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं लिख दूंगी स्टार स्लैश। तो यहाँ तक का मेरा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट आउट अनकमेंट आउट करना है, तो पकड़ो एंड उसको दोबारा से इस लाइन को पकड़ो, ऐसे हटा दो, और इस जिस लाइन को हमने किया था इसको पकड़ो और हटा दो, ठीक है। तो ये हमारा अनकमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से सारी चीजें हमें हटानी पड़ेगी, ये कमेंट आउट वगैरह जो मैंने आपको करके दिखाया, इनको हम कमेंट्स बोलते हैं। इस वीडियो के बाद शायद आपको थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा कि C++ है क्या चीज, ठीक है। सो ये वाली चीज हो गई। फिर यहाँ पे हमारा बचता है 10th वाला, इसमें इनपुट लेना सीखेंगे हम। इनपुट इन C++, इनपुट कैसे लिया जाता है, यहाँ पे है इंट एज। अगर हमें किसी की एज पूछनी हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें करना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें इनपुट के लिए करना है, तो सिंपल मुझे यहाँ पर लिखना है इंट एज, ठीक है, और कुछ नहीं देना, एज नहीं देनी, क्या है, कुछ नहीं देना, सी आउट कर देना है, प्रिंट करवाना है एंटर एज, प्लीज एज एंटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर एज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंड सेव। अगर मैं अब इसको रन कर रही हूँ, जैसे ही मैंने रन किया मेरे पास आउटपुट में प्रिंट होके आया एंटर एज, ठीक है। अब एंटर एज तो प्रिंट होके आ गया, बट मुझे तो पूछवानी है कि एज डालो वहां पर, तो उसके लिए हम सी इन का यूज करते हैं, सी आउट में हम इसका यूज करते हैं, सी इन में हम इसका यूज करते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल है वो हम यहाँ पर देते हैं, एंड यहाँ पर इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करके रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आया एंटर एज, और मैं यहाँ पे कोई भी एज डाल सकती हूँ। मान लो मैंने डाल दी एंटर, तो यहाँ पे तो वो नहीं होगा टर्मिनल में, अब हमें इसको रन करना होगा G++ एंड यहाँ पे C++.cpp जो भी हमारी फाइल का नाम है। उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, रन करने के लिए करेंगे ./a.exe, ठीक है, एंटर। एंटर एज हमने डाली 12, तो वहां पे हमारी एज 12 आ गई। अब हम इस एज को प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, जब एज डाल दे तो उसके बाद हम इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो सी आउट कर देंगे, जो भी हमारी एज डालेगा उसको हम कर देंगे यहाँ पर सी आउट, ठीक है, सेव। यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंड लाइन, यहाँ पे हम दे सकते हैं अपना एंड लाइन, इसके बाद या फिर रहने देते हैं, ठीक है, सेव एंड रन, ठीक है। रन किया, रन तो यहाँ पर नहीं होगा, हमें तो यहीं पर ही करना पड़ेगा इसको। G++, यहाँ पे लिखा जाएगा C++.cpp एंड यहाँ पर एंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा ./a.exe एंटर। एंटर एज हमारे से मांगी एज, मैंने डाल दी 10, तो यहाँ पे हमारे पास एज 10 प्रिंट होके आ जाएगी। पिछली बार एज प्रिंट होके नहीं आ रही थी, तो इस तरीके से हम अपना इनपुट भी मांग सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये तो असाइनमेंट क्वेश्चन से उससे पहले, सम ऑफ ए एंड बी का हमें सम करना है इनपुट लेके। तो बहुत इजी है, हमारे पास ए है, ए को हम यहाँ पर कर देंगे एंड बी है, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया अपनी वेरिएबल्स को। हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, हम यहाँ पर मांग रहे हैं एक बार एंटर करो हमारे पास ए, ठीक है, हम ए एंटर करो, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। ए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ए को मांग रहे हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए को प्रिंट भी करवा रहे हो, जो ए है उसको प्रिंट भी करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कह रहे हो एंटर बी, एंटर करो अब बी की वैल्यू, तो सी एंड यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पे अब बी की वैल्यू एंटर करो। बी की वैल्यू एंटर होगी तो उसको आप इनपुट से लो, ठीक है, इनपुट से आपकी आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अपनी बी की वैल्यू को। तो पहले इतना करके देखें कि क्या प्रोसेस चल रहा है हमारा, फिर आगे का करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको सेव कर देती हूँ एंड यहाँ पे लिखूंगी मैं G++C++.cpp एंटर, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी, इसको मुझे करना है रन। तो रन करने के लिए क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं ./a.exe, ठीक है। अब एंटर ए, हमारे से ए मांगा, हमने दे दिया 10, हमारे से कहा कि चलो 10 वैल्यू आ गई, अब हमें दो तुम बी की वैल्यू, तो हमने दे दी 5, तो ए की वैल्यू 5 आ गई और बी की वैल्यू 10 आ गई। तो अब इसके आगे का प्रोसेस करना है। अब हमें चाहिए एक वेरिएबल इंट सम, ठीक है, इंट सम वेरिएबल चाहिए, तो मैंने दे दिया सम वेरिएबल। अब सम जो हमें करवाना है वो भी क्या हम मांगे या सीधा आउटपुट करवा दें, हम यहाँ पर चाहते हैं सम इज इक्वल्स टू हो जाए a+b, ठीक है।
और इसको मुझे सम को प्रिंट करवाना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर कर देती हूँ आउट और सी आउट, और यहाँ पे मैं अपना सम को प्रिंट कर देती हूँ एंड यहाँ पर लगा देती हूँ मैं एंड लाइन। ठीक है, एंड ये हो गया। अब मैं इसको कर देती हूँ सेव एंड रन। रन करने के लिए इसको कर देते हैं ऊपर एंड टर्मिनल पर आ गए हैं। जी प्लस प्लस, यहाँ पर लिखा जाएगा सी प्लस प्लस डॉट CPP, एंटर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ./a.exe, एंटर। तो एंटर ए मांगा, मैंने कर दिया यहाँ पर 10। मेरे से बी मांगा, मैंने कर दिया यहाँ पर 3। तो मेरे पास आ गया, ये तो 3 वैल्यू ये वाली आई है बी वाली, इसलिए हमें एंड लाइन देना चाहिए था। यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना ए को जब प्रिंट कर रही हूँ तो एंड लाइन दे दूंगी, और बी को जब प्रिंट करूंगी तब भी एंड लाइन दे दूंगी, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी वैल्यूज कहाँ कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ एंड इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब यहाँ से इसको रन करना होगा, जी प्लस प्लस सी प्लस प्लस डॉट CPP। ठीक है, एंटर। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है जी प्लस प्लस, और यहाँ पे मुझे लिखना है अपना CPP तो हमने कर दिया, ./a.exe कर देना है। एंटर, एंटर मांगा ए, मैंने कर दिया 10, फिर हमसे मांगा बी, मैंने कर दिया 5, और हमारे पास ये 5 बी वाला आ गया, और यहाँ पे इनका सम होके हमारे पास 15 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था सम ऑफ ए एंड बी। अब क्वेश्चन है प्रिंट एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स मतलब है हमारे पास साइंस के पूछे जाएंगे हमसे मार्क्स, हमारे पास मैथ्स के पूछे जाएंगे एंड हमारे पे फिजिक्स के पूछे जाएंगे, या फिर बेसिक रखते हैं। बेसिक मतलब कि मैथ, साइंस और SST के हमारे से मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सब का एवरेज निकालना है, फॉर्मूला वगैरह सब मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारा था इसके लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे से पूछा जाएगा, आप एक तो हमारे से मैथ्स के मार्क्स पूछ लो, एक आप हमारे से पूछ लो मैथ्स, और यहाँ पे हो गया हमारा फिजिक्स के मार्क्स पूछ लो, या फिर हिंदी इंग्लिश कर देते हैं। ठीक है, हिंदी के मार्क्स पूछ लो, एंड हमारे पास आप इंग्लिश के मार्क्स पूछ लो। ठीक है, 3 हमें उसके निकालने हैं। तो यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मार्क्स हमारे से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एंटर ए, सबसे पहले लिखो एंटर मैथ्स, तो मैथ्स के मार्क्स पूछे जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास मैथ्स के मार्क्स पूछे जाएंगे। हम चाहते हैं ये अब की बार हमारा आउटपुट ना लिख के आए कि कितने मार्क्स पूछे हैं, ये नहीं प्रिंट करवा रहे हम। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब हमारे से पूछो मैथ्स के हो गए, अब हमारे से पूछो आप हिंदी के मार्क्स। ठीक है, कि आप हमें बता दो हिंदी के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये वाली लाइन हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना चाहते। ठीक है, हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ एवरेज निकालने के लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला कि हमारे इंग्लिश के जितने भी मार्क्स हैं, हमारे हिंदी के जितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, और हमारे जितने भी मैथ्स के मार्क्स हैं प्लस मैथ्स, उनको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनसे, और हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे एवरेज AVG। ठीक है, जो हमने यहाँ पर बनाया सिंपल ना, हमें सिर्फ तीनों के मार्क्स पूछे गए हैं। सेव एंड इसको हम कर देंगे रन। तो रन करने के लिए जी प्लस प्लस सी प्लस प्लस डॉट CPP, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा a/.a.exe, एंटर। एंटर मैथ्स, मान लो मैथ्स में मेरे ना 90 मार्क्स, हिंदी में मेरे 90 मार्क्स। बस 2 सब्जेक्ट्स के क्यों पूछे, 2 सब्जेक्ट के इसलिए पूछे गए हैं, ये हमारे इंटीजर में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सारी जगह इंटीजर लिख रखा है। अगर आप फ्लोट लिखते तो फ्लोट में आता, एक बार यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं सारी जगह, यहाँ पे भी हम अपना फ्लोट ही कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी हम अपना फ्लोट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे से इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट। इंग्लिश के मार्क्स नहीं पूछे गए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं अपना इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अपना कर देते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों जगह मैंने कर दिया इंग्लिश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश करने के बाद ये हो गया एवरेज, हो गया एवरेज। जो हमारा आएगा वो भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आ रहा होगा, फ्लोट में ही आ रहा होगा। ठीक है, अब सेव करते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, जी प्लस प्लस सी प्लस प्लस डॉट CPP। बोर मत होना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब तो ये फिनिश होने वाला है लेक्चर। ठीक है, अब क्या, अब तो खत्म ही होने वाला है। ठीक है, जी प्लस प्लस सी प्लस प्लस ./a.exe, एंटर। मैथ्स के मार्क्स डाले हमने 90, इसके मार्क्स डाले हमने 80, एंड इंग्लिश के मार्क्स डाले हमने 90।
हमारे पास 86.667% हमारे पास आया है एवरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ये वाले आपके होमवर्क के हैं, इसमें आप पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आएंगे मेरे से आप पूछ लेना। आंसर अगर आपको चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज का लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ते हैं अपना दूसरा। आज आपने अपना सी प्लस प्लस का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, कुछ इसमें हार्ड नहीं था, सब चीजें इजी थी। ठीक है, बस थोड़ा सा लेक्चर आपका ये बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बट शुरुआत में आपको लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, बट मैंने इसमें जितनी भी बेसिक चीजें थी, जितनी आपको पता ही होनी चाहिए, मैंने आपको सारी बता दिया है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।